बिल्कुल अपनी माँ की तरह करती और उसे हंसते हंसते पढ़ा दिया करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों बहनें स्कूल जाया करती थी और दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। टीना सांवले रंग की थी, जिसके कारण सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन टीना का दिल बहुत अच्छा था और बहुत साफ था। वहीं दूसरी तरफ मीना बहुत सुंदर और बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन उसका दिल दूसरों के लिए बहुत बुरा था। वो हमेशा दूसरों को बुरा भला कहती है और उसको इस बात का एहसास भी ना होता। टीना हमेशा मीना को उसके किए पर उसकी गलती बताती और समझाती, लेकिन मीना को उसकी बातें समझ ना आती। ऐसे ही एक दिन दोनों स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें जीतने वाले को पूरे 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। ये देखते ही टीना बहुत खुश होती है और अपनी छोटी बहन से कहती है, कितनी अच्छी बात है, हमारे स्कूल में इतना अच्छा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और साथ ही साथ इसमें जीतने वाले को पैसे भी मिलेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसमें मैं जरूर जीतूंगी और मैं कैसे भी करके इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। तुम अकेले तो नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करूंगी। आखिरकार मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मेरा जीतना तो बनता है। बल्कि इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या पता हम दोनों में से कोई एक जीत जाए और हम वो कैश प्राइज अपने घर लेकर आए। कैसी बातें कर रही हो दीदी, आप और इसमें जीतोगी? आपने अपना रंग देखा है, कहीं आप हमारी बेइज्जती ना करवा दो। आप इसमें पार्टिसिपेट ना ही करो तो अच्छा है। मैं हूँ ना, मैं जीत कर ले आऊंगी। मीना, तुम अपनी बड़ी बहन से कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है बाहर वाले तो मजाक उड़ाते ही हैं। तुम घर में मेरी छोटी बहन होकर भी मेरा मजाक उड़ाओगी? मजाक ना उड़ाओ तो क्या करूँ दीदी, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए था। कहाँ आप कहाँ मैं, हम दोनों में से कौन जीतेगा ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है, लेकिन आपको फिर भी कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकती हो। दोनों बहनें इतनी बातें करके अपनी अपनी क्लास में चली जाती है। क्लास में सभी बच्चे कंपटीशन से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं कि तभी क्लास में टीचर आ जाती है। टीचर सभी को कंपटीशन के बारे में समझा देती है। सभी बच्चे अपना अपना नाम रजिस्ट्रेशन डेस्क पर लिखवा देते हैं। टीना को क्लास में अपना नाम लिखवाता देखकर बच्चे उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जरा देखो तो कितना ज्यादा शौक चढ़ा इसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का, जैसे कि ये जीत ही जाएगी। आखिरकार तुम लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में सिर्फ रंग रूप शक्ल सूरत ही देखी जाएगी? तुम्हें इस बारे में शायद नहीं पता कि उसमें क्विज कॉम्पिटिशन टाइप भी होगा। मुझे लगता है इस कल्लू के बहुत पढ़ निकल आए हैं, इसको हमें जमीन पर रास्ता दिखा देना चाहिए। आजकल कुछ ज्यादा हवा में उड़ रही है। लड़कियां ये सारी बातें कर रही होती है और टीना को उनकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन टीना को सभी लड़कियों के बारे में समझ आ चुका था कि कोई भी उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकता, सभी उल्टा ही बोलेंगे। इसलिए वो उन लोगों से दूर रहना पसंद करती थी। और वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें स्कूल की छुट्टी होते ही अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। अरे वाह, मैं तो चाहती हूँ मेरी टीना मीना दोनों जीत जाए, लेकिन ये तो कंपटीशन है बेटा, इसमें कोई एक ही जीतता है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों ही पार्टिसिपेट करो। माँ के रिजल्ट का क्या है, देखा जाएगा कौन जीतता है। देखा मीना, जो बात मैंने कही थी वही बात हमारी माँ भी कह रही है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और तुमने मेरे रंग रूप को लेकर मजाक उड़ाया। क्या सच में मीना, तुमने अपनी बड़ी बहन टीना का मजाक उड़ाया? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? वो तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हारा ख्याल बिल्कुल माँ की तरह रखती है। तुम्हें कम से कम उससे अच्छा कहना नहीं आया तो उसे बुरा तो ना कहती। माँ, मुझे पता है मैंने मजाक में कहा था, दीदी तो बुरा ही मान गई। बेटा, ये सारी बातें मजाक में नहीं करी जाती है और तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम्हें उससे इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। चलो अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो और तुम दोनों कंपटीशन की तैयारी मिलकर करो। मीना अपनी माँ की बातों के दबाव में आकर अपनी बहन से माफी तो मांग लेती है, लेकिन मन ही मन मीना के दिमाग में अपनी बहन के लिए नफरत बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसे डांट देती है और मीना उस कंपटीशन में जीतने के लिए हर वो कोशिश करती है जिससे वो कंपटीशन जीत जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीना अपनी लगन और मेहनत के साथ खूब अच्छे से पढ़ाई करती है, साथ ही साथ इस कंपटीशन के लिए भी शॉपिंग करती है और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस चुनकर लेती है। कंपटीशन के दिन नजदीक आ रहे होते हैं। टीना अपनी तैयारी में लगी होती है, वहीं मीना खेल कूद में लगी रहती है और सिर्फ कंपटीशन के लिए एक फैंसी ड्रेस लेकर बैठ जाती है।
मीना कभी भी अपने कंपटीशन को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी जितनी टीना थी, और कंपटीशन के दिन आ ही जाता है जब सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी के साथ स्कूल में पहुंच जाते हैं। सभी बच्चे बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं। सभी ने एक से एक अच्छी ड्रेस पहनी होती है और सभी बहुत सुंदर तरीके से तैयार होकर आते हैं। ये सब देखकर टीना थोड़ी डर जाती है क्योंकि उसका रंग सांवला होने की वजह से उसकी ड्रेस उसके ऊपर थोड़ी कम जचती है। लेकिन उसकी माँ उसे कॉन्फिडेंस देती है और स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजती है और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। सभी बच्चे इतने सुंदर दिख रही हैं, तो क्या हुआ, मैं भी सबसे कम नहीं, और साथ ही साथ मैंने अपनी क्विज की भी तैयारी करी है। हो सकता है इन बच्चों में मैं ही जीत कर आऊं। मुझे इनसे डरने की क्या जरूरत है। माँ ने मुझे यही सिखाया है कि डट कर सामना करो। ये सब बातें सोचकर टीना लाइन में खड़ी हो जाती है और सभी बच्चे एक एक करके अपने फैंसी ड्रेस के साथ एक वॉक करते हैं और अपना अपना इंट्रो देते हैं। सामने बैठे जज द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब बहुत से बच्चे नहीं दे पाए, लेकिन टीना हर क्वेश्चन का जवाब बहुत सटीक देती है और उसके हर क्वेश्चन का सही जवाब देता हुआ देखकर उसकी छोटी बहन मीना समझ जाती है कि अब तो टीना ही जीतेगी। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट के लिए भेज दिया जाता है और तब तक जज रिजल्ट डिस्कस करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। सभी बच्चे हॉल में इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और तभी सबके बीच में टीना जीत जाती है और अपनी जीत की खुशी सुनकर टीना बहुत खुश होती है और सीधा ये स्टेज पर चली जाती है। टीना को पैसे इनाम मिलते हैं और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसको देखकर टीना बहुत खुश होती है। घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ टीना की जीत जाने की खुशी में कहती है, मुझे पता था मेरी बेटी मेरा नाम रोशन जरूर करेगी, और फिर वो चाहे टीना हो या मीना। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची आज जीत कर आई है और पूरे 10,000 रुपए इनाम भी लेकर आई है। सभी इस बात का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन पास में बैठी मीना को ये सारी चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और फिर अपनी बहन से बदला लेने के लिए मीना अपनी बहन के कमरे में जाकर एक एक्सपायरी फेस वॉश रख देती है। और जैसे ही टीना अपने कमरे में कपड़े चेंज करने जाती है, वो कपड़े चेंज कर हाथ मुंह धोने लगती है और वो वही एक्सपायरी फेस वॉश यूज कर लेती है। जैसे ही टीना अपना मुंह धोकर बाहर आती है, उसके मुंह पर खुजली होने लगती है और खुजली होते होते उसके मुंह पर बहुत सारे दाने हो जाते हैं। ये देखकर टीना रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज फेस वॉश यूज करने के बाद मेरे मुंह पर खुजली होने लगी और मेरे मुंह पर बड़े बड़े दाने भी हो गए। अब मैं बहुत बदसूरत दिख रही हूँ। अब मेरा क्या होगा माँ? मैं तो पहले से भी ज्यादा बेकार दिखने लगी हूँ। बेटा, कल सुबह होते ही हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे और वहाँ जाकर ये सब दिखाएंगे। जरूर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है माँ, लेकिन अभी तो मेरे मुँह पर कुछ लगा दो ताकि मेरे को राहत मिल जाए। टीना की माँ टीना के चेहरे पर बर्फ लगा देती है ताकि उसे तुरंत के लिए आराम मिल जाए और जैसे ही टीना को थोड़ा आराम मिलता है, सो जाती है। अगले दिन सुबह जब टीना उठती है तो उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है और अब वो सांवली नहीं बल्कि काली दिखने लगती है। टीना ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोते रोते अपनी छत पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहीं से कहती है, हे भगवान, मुझे ही आपने इतना पक्का रंग क्यों दिया है? ऊपर से पता नहीं मेरे मुंह पर क्या हो गया है। मैं तो पहले से भी ज्यादा काली दिखने लगी हूँ। अब मेरा क्या होगा? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था और अब तो मैं और भी ज्यादा काली हो गई हूँ। अब तो और कोई मुझे नहीं पसंद करेगा। अब मैं क्या करूँ? कैसे अपनी जिंदगी जीऊँ? हे भगवान, आज मैं यहाँ से कूद कर मर ही जाती हूँ। मेरा इस जिंदगी में कुछ नहीं होगा। मुझे हर कोई काला काला कहकर ही चढ़ाएगा। क्यों न मैं मर ही जाऊँ। टीना के घर के पास से गुजर रही परी टीना की बातें सुन लेती है और तुरंत ही उसके पास जाकर उससे कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें इंसान का जीवन इतनी मुश्किल से मिला है तो तुम अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर सकती। और फिर तुम बदसूरत नहीं हो, ये सब तुम्हारी बहन ने किया है। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुम्हारी हर समस्या का सॉल्यूशन तुम्हें दे सकती हूँ। ठीक है, मैं जानती हूँ मेरी बहन मुझसे नाराज है, लेकिन क्या उसके ये सब करने से सब कुछ ठीक हो सकता है? मैं कंपटीशन में अपनी मेहनत से जीती हूँ, लेकिन उसने तो मुझसे दुश्मनी ही मोल ले ली। कोई बात नहीं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है।
मेरे पास भी तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये लो, ये जादुई क्रीम है। इस क्रीम को तुम रात को लगाकर सो जाना और ये रात रात तुम्हारे मुंह को पहले से अच्छा और सुंदर बना देगी। और अगर हो सके तो तुम इसे पूरे शरीर में लगा लेना। तुम इस क्रीम के इस्तेमाल करते ही बहुत सुंदर दिखने लगोगी और साथ ही साथ तुम अपनी बहन से भी ज्यादा सुंदर बन जाओगी। अच्छा, क्या सच में? ठीक है, आपका धन्यवाद, आपने मेरी मदद करी। मैं आज ही इस क्रीम को लगाकर सो जाऊंगी। इतना कहते ही परी वहाँ से चली जाती है और रात होती ही टीना वो क्रीम अपने चेहरे पर लगाकर सो जाती है और साथ ही साथ अपने पूरे हाथ पैरों पर भी मसल लेती है। टीना जब सुबह उठती है तो उस क्रीम का इतना अच्छा असर होता है कि टीना अपनी बहन मीना से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। ये सब देखकर टीना को कोई भी नहीं पहचान पाता। फिर टीना अपने घर पर सभी को सब कुछ सच सच बताती है और सभी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वहीं उसकी बहन मीना उसकी क्रीम ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाती है और वो क्रीम उसे मिल जाती है। ये रही वो क्रीम जिससे ये कल्लू इतनी सुंदर बन गई। अब मैं भी इस क्रीम को लगा लेती हूँ, मैं भी सुंदर बन जाऊंगी। इतना कहती ही मीना जल्दी जल्दी वो क्रीम अपने मुंह पर लगा लेती है और उस क्रीम का उल्टा ही असर उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो क्रीम सिर्फ उसे ही फायदा करती है जिसको दिक्कत थी और उसे सही असर दिखने की जगह गलत असर दिख जाता है और उसका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है और वो टीना की तरह दिखने लगती है। ये सब देखकर मीना रोती हुई बाहर आती है और कहती है, तुमने जानबूझकर ये क्रीम अपने कमरे में रखी थी ना, और मुझे भी इस क्रीम के बारे में बताया था कि मैं ये क्रीम अपने मुंह पर लगाऊं और तुम्हारी तरह कल्लू बन जाऊं, है ना? लेकिन मीना, मैंने तो तुम्हें ये क्रीम लगाने के लिए कहा ही नहीं। ये क्रीम तुमने अपने ऊपर क्यों लगाई? वही मीना अपने किए पर शर्मिंदा होती है और साथ ही साथ टीना के सारे दुख कट जाते हैं। वो पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगती है और मीना अपने कर्मों के कारण अपना फल भुगतती है जो उसने कर्म किए होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक एक छोटे से गांव, जहां श्वेता अपनी बुआ सपना और फूफा राम किशोर के साथ रहती थी। श्वेता की मां का देहांत कुछ दिनों पहले ही हुआ था, क्योंकि उसकी मां की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। श्वेता के पिता श्वेता की मां के गुजर जाने के 1 महीने बाद ही इस दुनिया से चले गए थे। श्वेता के पिता अपनी बेटी श्वेता को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते थे और उसे एक अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन श्वेता की मां के गुजर जाने के बाद श्वेता का ठीक से पालन पोषण तक नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण श्वेता का पिता श्वेता को उसकी बुआ के घर छोड़ आता है और फिर 1 महीने बाद वो भी इस दुनिया से चला जाता है, जिसके बाद श्वेता इस दुनिया में अकेली पड़ जाती है। श्वेता की बुआ श्वेता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके फूफा उसे बहुत नफरत करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। श्वेता, तुम्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे माता पिता के चले जाने के बाद मैं ही तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई भी आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे समय से पहले बताना होगा। जी बुआ, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। यहाँ कोई भी मेरी उम्र का नहीं है और सभी मुझसे बहुत बड़े बड़े हैं। मैं किसके साथ खेलूं और किसके साथ पढूं? तुम्हारा एडमिशन मैंने गांव के एक अच्छे स्कूल में करवाया है, जहाँ पर तुम्हें 2 दिन बाद जाना है और वहीं जाकर तुम अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाना और उन्हीं के साथ तुम खेलना और पढ़ना। श्वेता और श्वेता की बुआ ये सारी बातें कर ही रही होती है कि पास में खड़ा श्वेता का फूफा राम किशोर ये सारी बातें सुन रहा होता है और मन ही मन चल रहा होता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इसका बाप इसको यहाँ छोड़कर गया और अब हमें इसका पालन पोषण करना पड़ रहा है। मैं तो इसे बिल्कुल नहीं चाहता और ये मेरे घर में घुसकर बैठ गई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं उसको अपने घर से निकाल सकूं। राम किशोर ये सब मन में सोच ही रहा होता है कि तभी सपना श्वेता के लिए कई तरीके के पकवान बना रही होती है। तभी राम किशोर रसोई में जाता है और सपना से कहता है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम पूरा पूरा दिन श्वेता श्वेता ही करती रहती हो। कभी श्वेता के लिए ये लाना है, कभी श्वेता के लिए ये बनाना है, कभी मेरे बारे में भी कुछ पूछ लिया करो। अब शादी को बहुत समय हो चुका है, अब हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना चाहिए।
श्वेता अभी छोटी बच्ची है और आप तो एक समझदार इंसान हो। आप तो अपने काम खुद ही कर सकते हो और श्वेता हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। मैं श्वेता की परवरिश में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ठीक है, तो तुम बैठे बैठे उसके लिए पकवान ही बनाती रहो, मैं जा रहा हूँ। सपना श्वेता के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरह तरह के पकवान बनाती है और उसे खिलाती है। पकवान खाकर श्वेता बहुत खुश होती है और 2 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन उसे स्कूल जाना होता है। श्वेता की बुआ श्वेता का सारा सामान बैग में लगाकर बैग पैक कर देती है और उसे स्कूल ले जाती है। स्कूल जाकर श्वेता देखती है, अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। मुझे तो लगा था कि मैं इस दुनिया में अकेली रह गई, लेकिन आज मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। और मेरी बुआ कितनी अच्छी है, वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं और उन्होंने मुझे गांव के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। आज मेरे माता पिता के बाद मेरी बुआ ही मेरा ख्याल रख रही है। थैंक गॉड कि मेरे पास बहुत अच्छी बुआ है। श्वेता स्कूल में पहुंचकर स्कूल देखकर मन ही मन बहुत सारी बातें कर रही होती है कि तभी सभी क्लास के बच्चे आ जाते हैं और टीचर आ जाती है। उसके बाद सभी ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद लंच हो जाता है और सभी बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं। सभी एक एक करके अपना अपने इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को। तभी श्वेता भी अपने बारे में सबको बताती है। श्वेता अपनी बातें बताते बताते रोने लगती है कि तभी एक लड़की कहती है, तुम रो क्यों रही हो? हमारे स्कूल में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है और फिर हम इस स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं और हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, तो हमें मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सभी लड़कियों की बातें सुनकर श्वेता मन ही मन अच्छा महसूस करने लगती है और सबके बीच घुल मिल जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और सभी बहुत अच्छे से श्वेता के साथ कॉर्पोरेट करते हैं और श्वेता भी मन लगाकर पढ़ाई करती है। 1 साल बीत जाने के बाद श्वेता की बुआ कहती है, अब तो तुम धीरे धीरे बड़ी हो रही हो और मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा एक छोटा भाई या बहन भी होनी चाहिए। और अब हमारे घर में कुछ दिनों बाद एक छोटा नन्हा मेहमान आने वाला है। अरे वाह, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि इस घर में एक छोटा बच्चा होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा से अकेला महसूस करती रही और फिर स्कूल जाने के बाद मुझे इतना होश ही नहीं रहता। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अपने भाई या बहन आने वाले हैं। दोनों ये सब बातें कर ही रही होती हैं कि तभी राम किशोर घर आ जाता है। सपना ये खुशखबरी राम किशोर को बताती है। राम किशोर बातें सुनकर खुशी से झूम उठता है। ऐसे ही दिन बीत रही होती हैं और फिर पूरे 9 महीने बीत जाने के बाद श्वेता की बुआ की बेटी होती है। उसे देखकर श्वेता कहती है, अरे ये कितनी प्यारी है और कितनी सुंदर है। मेरी एक छोटी बहन आ गई, इसको हम प्यार से चेतना बुलाएंगे। छोटी सी नन्ही परी को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और गांव में लड्डू बांटते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और ऐसी ही खुशी खुशी दिन बीत रही होते हैं। कुछ साल बीतने के बाद वो नन्ही परी भी बड़ी हो जाती है और बड़े होने के साथ साथ जिद्दी भी हो जाती है। चेतना बिल्कुल अपने पापा पर जाती है और हमेशा श्वेता से चिढ़ती रहती थी। ऐसी ही एक दिन की बात है। माँ, श्वेता दीदी हमेशा अपने स्कूल का काम करती रहती है। मेरे दोस्तों के भाई बहन तो उनके साथ खेलते हैं, लेकिन श्वेता दीदी है कि इनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अरे नहीं चेतना बेटा, श्वेता दीदी तुमसे बड़ी है और उन्हें अपने स्कूल की पढ़ाई भी करनी होती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं खेलती। और अब मैं सोच रही हूँ कि तुम भी अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारा भी स्कूल में दाखिला करवा दूँ। अपनी माँ की ये बातें सुनकर चेतना गुस्से से कहती है, माँ मैं भी बहुत छोटी हूँ, मुझे भी स्कूल नहीं जाना और मैं श्वेता दीदी की तरह पढ़ाकू नहीं बनना चाहती। मैं तो एक मॉडल बनना चाहती हूँ। वो बिल्कुल बोरिंग है, लेकिन मैं कभी बोरिंग नहीं बनना चाहती। श्वेता बेटा, जरा चेतना के साथ थोड़ी देर खेल लो, वरना ये तुम्हें परेशान ही करती रहेगी और तुम पढ़ भी नहीं पाओगी। ठीक है बुआ, मैं थोड़ी देर चेतना के साथ खेल लेती हूँ। दोनों बहनें मिलकर खेलने लगती है कि तभी चेतना श्वेता से कहती है, पता नहीं कहां से उठकर तुम हमारे घर में आ गई, लेकिन मुझे तुम फूटी आंख नहीं पसंद। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया? ना तो तुम खुद खेलती हो और ना ही मुझे खेलने देती हो, और तुम्हारी वजह से अब माँ भी मेरा एडमिशन करा देंगी स्कूल में। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? तुम मेरी छोटी बहन हो और चेतना, मैं तुम्हारी शिकायत माँ से लगा दूंगी अगर तुमने मुझे बुरा भला कहा तो।
श्वेता की ये बात सुनते ही चेतना नाटक करने लगती है और अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगाती है। माँ, माँ देखो ना, माँ मुझे श्वेता दीदी ने थप्पड़ मारा जबकि मेरी गलती भी नहीं थी। चेतना की रोने की आवाज सुनकर सपना दौड़ी दौड़ी आती है और चेतना की सारी बात सुनकर सपना को विश्वास नहीं होता कि श्वेता चेतना को थप्पड़ मार सकती है। सपना कहती है, क्या हुआ बेटा? श्वेता, तुमने चेतना को थप्पड़ क्यों मारा? क्या इससे कोई गलती हो गई थी या फिर इसने तुम्हारा कोई काम बिगाड़ दिया था? नहीं नहीं बुआ, बल्कि चेतना ने ही अभी मुझे बहुत कुछ कहा और इसने मुझे पराई होने का एहसास भी दिलाया और मैंने इसको कुछ नहीं कहा बल्कि मैंने इसको समझाया था, लेकिन ये नाटक करके आपको मेरे लिए बुरा बनाना चाहती है। सपना, चेतना और श्वेता ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से राम किशोर आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। तुम कभी भी अपनी बेटी की बातों को सच मत मान लेना। तुम हमेशा श्वेता को ही अपनी बेटी समझना, जबकि श्वेता ने हमारी बेटी को थप्पड़ मारा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसने मेरी बेटी को छुआ कैसे? अभी बताता हूँ इसको। राम किशोर गुस्से से श्वेता की तरफ श्वेता को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है कि तभी सपना उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे यकीन है कि श्वेता कभी भी हमारी बेटी चेतना को नहीं मार सकती और न ही उसको बुरा भला कह सकती है और श्वेता हमारी जिम्मेदारी है। श्वेता बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, मैं उसके साथ गलत होता नहीं देख सकती और आप उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हैं? श्वेता आपकी भी तो बेटी जैसी है ना? तुम्हें प्यारी होगी तुम्हारी श्वेता बिटिया, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं और मैं इसको अपने घर में 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, चली जाओ यहाँ से श्वेता, वरना मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से धक्के मार कर निकालूंगा। हर दिन के ट्रेंडिंग इंस्टा रील से सीधा आपके पास। Get the latest and trendiest styles only from Myntra. Get first access to the latest trends from the new spring collection only on Myntra. करके निकाल देने की कोशिश करती है और वो इस कोशिश में कामयाब हो भी जाती है। चेतना का पिता राम किशोर, जो हमेशा से श्वेता को नापसंद करता था, वो मौका ढूंढता था कि वो कैसे भी करके श्वेता को उस घर से बेदखल कर दे और आखिरकार उसने उसको बुरा भला कहकर घर से बाहर कर ही दिया। वहीं दूसरी तरफ श्वेता रोते रोते एक घने जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को कोस रही होती है। काश मैं इस दुनिया में आती ही नहीं तो अच्छा होता और काश मेरे पास मेरे माता पिता होते तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी बुआ इतनी अच्छी है लेकिन मेरे फूफा मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझते और तो और मैंने उस छोटी सी बच्ची को अपनी सगी बहन समझा था, लेकिन वो तो बिल्कुल अलग निकली। उसने तो जानबूझकर नाटक किया और मुझे बुआ की नजरों में घिरा दिया। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं और अब मैं कैसे खाना पीना खाऊंगी और कहाँ रहूंगी? श्वेता ये सब कहकर रो रही होती है और बहुत परेशान होती है कि तभी अचानक उसकी माँ उसके सामने प्रकट होती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारी बुआ ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, लेकिन उस छोटी बच्ची चेतना और तुम्हारे फूफा ने तुम्हें बहुत परेशान किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर श्वेता की माँ श्वेता को एक नेकलेस देती है और कहती है, ये लो, ये एक जादुई नेकलेस है, इसे तुम पहन लो और ये तुम्हारी हर जगह मदद करेगा। तुम जो भी चाहोगी इस नेकलेस से मांग लेना, ये नेकलेस तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसका कभी भी गलत प्रयोग मत करना। हमेशा तुम इसका प्रयोग अच्छे कामों में करना और लोगों की मदद करना। ठीक है माँ, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगी। श्वेता अपनी माँ की सारी बातें सुनकर घर चली जाती है और उस नेकलेस को पहनकर कहती है, हे जादू नेकलेस, मेरे फूफा जी और मेरी छोटी बहन को मेरे लिए अच्छा व्यवहार करने के काबिल बना दो और उनके दिल में मेरे लिए एक अच्छी जगह बना दो ताकि वो मुझे प्यार करे और मुझे अच्छे से रखे। श्वेता के इतना कहते ही जादुई नेकलेस के आसपास एक दिव्य रोशनी घूमती है और अगले दिन श्वेता के फूफा जी श्वेता का ख्याल रखते हैं और उसके मनपसंद की चीजें उसे लाकर देते हैं। ये सब देख श्वेता बहुत खुश होती है और साथ ही उसकी छोटी बहन चेतना भी उससे बहुत प्यार से बात करती है। ये सब देखकर श्वेता को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, जैसा माँ ने कहा था ये तो वैसा ही हो रहा है और ये जादुई नेकलेस मेरी हर जगह मदद करेगा। मुझे लगता है कि अब मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि मुझे मेरी बुआ और मेरे फूफा और मेरी बहन मिल गई।
सबको एक साथ देखकर श्वेता बहुत खुश होती है और फिर अपने जादुई नेकलेस से कहती है, हे जादुई नेकलेस, हमें एक अच्छा और बड़ा घर दे दो जिसमें जरूरत की सभी चीजें हो, ताकि हम हंसी खुशी अच्छे से रह सके, और उसमें खाने की अच्छी अच्छी चीजें हो ताकि हम सभी सुकून की जिंदगी जी सके। श्वेता के इतना कहते ही जादुई नेकलेस के आसपास एक दिव्य रोशनी घूमती है और उसका एक छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें सभी खाने की चीज होती है, जरूरत की चीजें रखी होती है। ये सब देख श्वेता के बुआ, फूफा और उसकी छोटी बहन बहुत खुश होते हैं और सभी श्वेता से बहुत प्यार करते हैं। ये सब देखकर श्वेता बहुत खुश होती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी अपने बुआ फूफा के साथ जीने लगती है। इस तरह श्वेता बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे सभी का ख्याल रखने लगती है और अपने जादुई नेकलेस की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है। किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में थोड़ी दूर पर एक बाजार लगता था। बाजार में जितेंद्र अपनी रेहड़ी पर सब्जी बेचता था। वही जितेंद्र से थोड़ा दूर सुरेश नाम का एक आदमी भी सब्जी बेचता था। जितेंद्र सुबह अपने खेत से सब्जियां तोड़ता और फिर शाम को बाजार में बेचने जाया करता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, सीताफल ले लो, टमाटर ले लो, ले लो ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। आ गया आपके इलाके में ताजा और सस्ती सब्जी वाला, सब्जी ले लो। जितेंद्र की सब्जी की रेहड़ी पर बहुत ग्राहक जमा हो जाते हैं और सभी लोग जितेंद्र से सब्जी खरीदने लगते हैं। इस बात से सुरेश को बहुत गुस्सा आता है। अगर मैंने जल्द ही इस जितेंद्र का कुछ नहीं किया तो मुझे गांव छोड़कर जाना होगा, परंतु मैं गांव छोड़ना नहीं चाहता। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसको बिजनेस में घाटा हो जाए और मेरी जगह ये गांव छोड़कर जाए। सुरेश जितेंद्र को गांव से भगाने की प्लानिंग कर रहा था। तभी वहां पर कुछ लोग सब्जी लेने आते हैं। सुरेश गुस्से में उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद वो सभी लोग भी जितेंद्र की रेहड़ी पर सब्जी लेने चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुरेश की पत्नी शांति वहां आ जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ पर खड़े खड़े मक्खी मारते रहते हो। तुम्हारे पास सब्जी बेचने के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं है, परंतु उसमें भी तुम अच्छे से मन लगाकर काम नहीं करते हो और खड़े खड़े बस मक्खी मारते रहते हो। जितेंद्र की रेहड़ी पर देख रहे हो कितनी भीड़ है। अरे तो भाग्यवान, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो लोग जितेंद्र की रेहड़ी पर सब्जी लेने जाते हैं, मैं तो हर बार कोशिश करता हूँ जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी दुकान पर आए, परंतु पता नहीं क्यों लोगों को जितेंद्र की रेहड़ी पर जाने की आदत हो गई है। इतना सब कुछ करने के बाद भी भोले क्यों बन रहे हो? जब से तुमने सब्जी का काम शुरू कराया तब से लेकर आज तक तुमने कभी ग्राहक से अच्छे से बात नहीं करी और ऊपर से तुम 1-2 दिन पुरानी सब्जियों को बहुत महंगे दाम पर बेचते हो, परंतु जितेंद्र की सब्जियां उसके खेत की ताजी सब्जियां होती है। अरे भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता, वो अपने खेत में खुद सब्जियां उगाता है, इसलिए उसे सस्ते में पड़ जाती है, परंतु हमारे पास तो खेत है ही नहीं और अगर मैं जितेंद्र की तरह ताजी सब्जियां लाऊंगा तो वो हमें बहुत महंगी पड़ेगी। देखो जी, मैं सब जानती हूँ, अब इस तरह बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आपके कारनामे ही ऐसे हैं और फिर दूसरों की गलती बताते हो। अब तो ज्यादा बोल रही है, चुपचाप यहाँ से निकल जा। एक तो सुबह से बोरी नहीं हुई और ऊपर से तू मेरा दिमाग खराब कर रही है। जब देखो मेरा दिमाग खराब करने के लिए मुंह उठाकर आ जाती है। सुरेश गुस्सा करके अपनी पत्नी शांति को वहाँ से भगा देता है। सुरेश रात में अपनी रेहड़ी लेकर घर की ओर आ रहा होता है। तब भी वो जितेंद्र के बारे में ही सोच रहा था। इस तरह कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, परंतु अब सुरेश का पारा हाई हो जाता है और वो एक दिन कुछ गुंडों के पास जाता है और उनसे कहता है, कालू दादा की जय हो। दादा, मुझे आपसे कुछ काम था। दरअसल मेरी सब्जी की रेहड़ी के बगल में एक जितेंद्र नाम का सब्जी वाला लगाता है। उसकी सब्जियां इतनी ताजी और सस्ती होती है कि कोई भी ग्राहक मेरे पास सब्जी लेने नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रात आप उसके साथ कुछ ऐसा करो जिसके बाद वो मुझसे कभी पंगा ना ले। सुरेश, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, परंतु इसके लिए थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे ये काम करवाने के लिए बाहर से आदमियों को बुलाना होगा। दादा, आप पैसों की चिंता मत करो, आप जितना बोलोगे मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ,
परंतु मेरा काम हो जाना चाहिए। इस तरह सुरेश थोड़े एडवांस पैसे दे देता है। इसके बाद सुरेश खुशी खुशी अपने घर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र अपनी पत्नी साक्षी के साथ बातें कर रहा होता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। तुम्हें पता है साक्षी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमें किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात कालू दादा अपने एक आदमी को भेजकर जितेंद्र के खेत में पानी भर देता है और अपने दूसरे आदमी से बोलकर जितेंद्र की रेहड़ी और उस पर रखी सब्जी चोरी करवा लेता है। अगली सुबह जब जितेंद्र खेत पर जाने के लिए सुबह जल्दी उठता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर उसकी सब्जी की रेहड़ी नहीं है। ये देखकर जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद जितेंद्र अपनी पत्नी साक्षी को बुलाता है। साक्षी रेहड़ी ना देखकर हैरान रह जाती है, परंतु इसके बाद साक्षी जितेंद्र को बहुत समझाती है कि वो खेत से सब्जियां तोड़कर टोकरी में भरकर बेच सकता है। इसके बाद जितेंद्र खाली टोकरी लेकर खेत जाता है। थोड़ी देर बाद जितेंद्र खेत पर पहुंच जाता है। जितेंद्र देखता है कि उसके खेत में पानी भरा हुआ है और सारी सब्जी सड़ गई है। ये देखकर जितेंद्र वहीं खड़े खड़े रोने लगता है। इस तरह थोड़ी देर बाद जितेंद्र खाली टोकरी लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। साक्षी, जरूरी किसी ने जानबूझकर किया है। देखो जी, ये जिसने भी किया है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, परंतु अब इस तरह दुखी रहने से कुछ नहीं होगा। आपके पास जो कल की तोड़ी हुई थोड़ी बहुत सब्जी है, आप वो टोकरी में भरकर बाजार में बेचने के लिए चले जाइए, जिससे आज के खाने के लिए पैसे आ जाएंगे। जितेंद्र अपनी पत्नी की बात समझ जाता है। जितेंद्र घर पर रखी हुई थोड़ी बहुत सब्जी टोकरी में रख लेता है और बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। इस तरह थोड़ी देर बाद जितेंद्र बाजार में खड़ा हो जाता है। आज जितेंद्र की सब्जी ताजी ना होने के कारण कोई भी सब्जी खरीदने नहीं आता और सब सुरेश की रेहड़ी पर सब्जी लेने जा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और जितेंद्र से कहती है, बेटा, आज मेरे घर पर मेरी पोती को देखने लड़के वाले आए हैं और उन सभी की ये इच्छा है कि उन्हें मिक्स वेज सब्जी खानी है, परंतु बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मिक्स वेज के लिए 7-8 सब्जियां खरीद सकूं। बेटा तुम मुझे थोड़ी बहुत सब्जी दे दो। अगर तुम मुझे सब्जी दे दोगे तो मेरी पोती का रिश्ता हो जाएगा, वरना मेरी पोती का रिश्ता टूट जाएगा। अरे माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप ये सारी सब्जियाँ ले जाइए और इसके बदले में मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए। आप अपनी पोती का रिश्ता पक्का कर दीजिए। इस तरह जितेंद्र उस बूढ़ी औरत को सब्जी देने के लिए तैयार हो जाता है। जितेंद्र का नेक दिल देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और एक परी में बदल जाती है। अपने सामने परी को देखकर जितेंद्र हैरान रह जाता है। जितेंद्र, घबराओ मत, मैं एक अच्छी परी हूँ और मैं लोगों की सहायता करती हूँ। जितेंद्र, तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। मुझे परी लोग से यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। ये लो, ये कुछ जादुई बीज है। परंतु परी जी, ये जादुई बीज मेरी किस तरह से सहायता करेंगी? जितेंद्र, तुम ये बीज अपने खेत में डाल देना। तुम इन बीजों से अपने खेत में जादुई मेकअप का सामान उगा सकते हो। वो मेकअप का सामान लोगों की त्वचा को अच्छा बनाएगा, जिससे लोगों को तुम्हारा मेकअप का सामान इस्तेमाल करने की आदत हो जाएगी, जिससे तुम्हारी ज्यादा कमाई होगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे अलावा ये बीज किसी और ने उगाए, उसके साथ बहुत बुरा होगा। परी जितेंद्र को वो बीज दे देती है। जितेंद्र परी का धन्यवाद करता है। इसके बाद जितेंद्र अपनी सब्जी के साथ वो बीज भी घर ले आता है। आज जितेंद्र बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। जितेंद्र की पत्नी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो हंसी में टाल देती है। जितेंद्र वो बीज लेकर अपने खेत पर पहुंच जाता है। इसके बाद जितेंद्र वो सभी बीज खेत में डाल देता है। अगले सुबह जब जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ खेत पर आता है तो वो देखते हैं कि उसके खेत में बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के मेकअप के सामान थे। ये देखकर जितेंद्र खुश हो जाता है।
तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हो जाती है। तुमने देखा, ये सभी जादुई मेकअप का सामान है और ये सारी त्वचा के लिए अच्छा है, इसलिए जो भी औरत तुम्हारे पास एक बार मेकअप का सामान लेने आएगी वो दोबारा तुम्हारे पास ही आएगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। जितेंद्र की पत्नी साक्षी को भी जितेंद्र की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद जितेंद्र और उसकी पत्नी बहुत सारा मेकअप का सामान तोड़ लेते हैं। इसके बाद जितेंद्र वो सभी मेकअप का सामान लेकर बाजार में पहुंच जाता है। जितेंद्र सब्जी ना बेचकर मेकअप का सामान बेचता है। ये देखकर सुरेश खुश होता है। धीरे धीरे करके जितेंद्र के पास पहले की तरफ भीड़ हो जाती है और इस तरह उस दिन के बाद जितेंद्र को फिर कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं और उसे बहुत नुकसान होता है। कुछ महीनों बाद जितेंद्र एक बहुत बड़ी मेकअप के सामान की फैक्ट्री शुरू करता है और खुशी से रहता है। कुछ सितारे थी जिसकी वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ता था। बीना बचपन से ही अपाहिज थी और उसे पैदा करते ही उसकी माँ का देहांत हो गया और अपाहिज होने की वजह से बीना को बचपन से ही कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। इसलिए उसका ख्याल रखने के लिए उसके पिता सुरेश ने कौशल्या नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन कौशल्या ने घर में आते ही बीना के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कौशल्या बहुत ही ज्यादा घमंडी और लालची किस्म की औरत थी और वो बीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे दिन भर घर का सारा काम करवाया करती थी। लेकिन इस बात को सुरेश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि कौशल्या सुरेश के सामने हमेशा बीना को माँ की तरह ही प्यार किया करती थी। लेकिन उसके काम पर जाते ही वो बीना के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती थी। ऐसे ही आज भी। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? मैं कब से तुझसे चाय मांग रही हूँ, अभी तक बनाई नहीं क्या? नहीं माँ, बस अभी लेकर आई। इतना कहकर बीना डंडे का सहारा लेते हुए कौशल्या के लिए चाय लेकर आती है। ये लीजिए माँ। हे भगवान, ये कैसी चाय बना कर लाई है? ना तो इसमें चीनी का पता चल रहा है और ना ही अदरक का। अरे क्या तुझे चाय बनानी भी नहीं आती? अपाहिज कहेगी, पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई ये अपाहिज, इसलिए आज से तेरा दोनों टाइम का खाना बंद, समझी? प्लीज माँ, ऐसा मत कहिए, मैं पूरे दिन भूखे कैसे रह पाऊंगी? और इसी तरह कौशल्या बीना पर हमेशा अत्याचार करती रहती थी। उसे ना तो खाने के लिए कुछ देती थी और ना ही पहनने के लिए कोई ढंग के कपड़े। लेकिन जब शाम को सुरेश घर वापस आता था तो कौशल्या उसके सामने एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करती थी। अरे बीना बेटी, ये लो हल्दी वाला दूध पी लो, ये मैंने खासकर तुम्हारे लिए बनाया है। इसे पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी और फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। सच में कौशल्या, तुम्हारे आने से मेरी बेटी को फिर से माँ का प्यार मिल रहा है। तुम तो उसका कितने अच्छे से ख्याल रखती हो, उसे एक सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हो। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बीना तो मेरी बेटी जैसी है। अब आप बीना की चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, इसलिए अब आप जल्दी से जाइए, हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। इतना सुनकर सुरेश जैसे ही अंदर हाथ मुँह धोने जाता है वैसे ही कौशल्या बीना के हाथ से दूध का गिलास छीन लेती है और कहती है, बढ़िया ही दूध पीने वाली, अब चुपचाप जा और जाकर अपने कमरे में सो जा, सुबह बहुत से काम करने हैं तुझे। ऐसे ही अगले दिन जब सुरेश किसी काम से गांव से बाहर जाता है तो उसी बीच कौशल्या की माँ शांति उससे मिलने उसके घर आती है और उससे कहती है, सच कहूँ ना बेटी, तूने भी अपने सर पर अच्छी खासी मुसीबत मोल ले रखी है। अरे सपाहिज लड़की के साथ तुझे रहना पड़ रहा है। अरे भला तू कब तक इसका बोझ उठाती रहेगी और कब तक इसके ऐसे ही सेवा करती रहेगी? अरे आज तो ये छोटी है, लेकिन जब कल को ये शादी के लायक होगी तब क्या करेगी? क्योंकि सपाहिज लड़की से तो कोई शादी करेगा नहीं, तो क्या ये जिंदगी भर तेरे सर पर ही बैठी रहेगी? अरे कल को तेरे भी तो बच्चे होंगे, तब तू कैसे एक साथ ये सब संभालेगी? जरा सोचा है? बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ,
लेकिन आप ही बताओ ना मैं क्या करूं? सुरेश जी को तो इसके आगे और कुछ नजर ही नहीं आता है। 24 घंटा बस मेरी बेटी करते रहते हैं। तो ऐसे में मैं इसके साथ ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? करना क्या है बेटी, जहाँ तूने इसका 2 टाइम का खाना बंद कर रखा है वहाँ तो इसका 3 टाइम का खाना बंद कर दे। फिर देखना भूख के मारे अपने आप मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सही कहा आपने, अब मुझे इसके साथ ऐसा ही करना होगा। और इस तरह कौशल्या अपनी माँ की बात मान जाती है और वो बीना को 3 टाइम भूखा रखना शुरू कर देती है और वही उससे घर का सारा काम भी करवाया करती है। और इस वजह से बीना दिन पर दिन बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन जब बीना घर का सामान खरीदने बाहर गई होती है तो वो अपने मन ही मन सोचती है और कहती है, हे भगवान, मेरी सौतेली माँ मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती है। भूख की वजह से मेरे पेट में भी कितना दर्द हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं कुछ खरीद कर खा सकूं और ना ही मैं ये सब बातें पिताजी को बता सकती हूं, क्योंकि वो ये सब सुनकर पूरी तरह से टूट जाएंगे और मैं अपने पिताजी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकती हूँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऊपर वाले ने इतने दुख क्यों दिए हैं, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं? माँ भी मुझसे प्यार नहीं करती है। और ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते बीना एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है और उसकी आंखों से बह रहे दर्द के आंसू जब उस नदी में जाकर मिलते हैं तो अचानक से उस नदी में से एक बहुत ही सुंदर जल परी बाहर आती है और वो बीना से कहती है, दुखी मत हो बीना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो? जलपरी जी, मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है क्योंकि मैं अपाहिज हूँ और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तुम इतनी परेशान हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये तकलीफ अभी दूर कर देती हूँ। बस तुम अपनी आँखें बंद कर लो। जल परी के इतना कहती ही बीना जैसे ही अपनी आँखें बंद करती है वैसे ही जल परी अपनी जादुई शक्तियों से बीना का पैर बिल्कुल ठीक कर देती है और उसके सामने ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान लाकर रख देती है और कहती है, बीना, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। जल परी के इतना कहते ही बीना जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने पैर को ठीक देखकर और अपने सामने इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो जल परी कहती है, बीना, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो मैंने तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया है और अब तो तुम दौड़कर अपने घर जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जल परी जी, आपने मेरा पैर ठीक करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर बीना पेट भर के खाना खाती है और फिर खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। और जब वो घर आकर अपने पिता को सारी बातें बताती है तो सुरेश कहता है, बीना बेटी, वो जल परी तो सच में बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम सब जाकर उस जल परी का धन्यवाद करें। आखिर उस जल परी ने मेरी बेटी का अपाहिजपन जो दूर किया है। सुरेश की ये बातें सुनकर कौशल्या जलन के मारे जल भुन जाती है और मन ही मन कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो, उसी नदी में तुम्हारी बेटी का भी अंतिम संस्कार कर दूंगी। और इस तरह कौशल्या के मन में बीना को लेकर जो जलन थी वो अब नफरत में बदलने लगती है। और ऐसी ही जब बीना सुरेश और कौशल्या को उस नदी के पास लेकर जाती है उसी समय कौशल्या कहती है, सुनिए जी, मैं क्या सोच रही थी, हम जलपरी से बाद में मिलेंगे। पहले हम पुल के उस पार जो माता रानी का मंदिर है वहाँ चलकर दर्शन कर लेते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आखिरकार माता रानी के आशीर्वाद से ही तो उस जल परी ने हमारी बेटी की मदद की है, इसलिए पहले हम लोग मंदिर चलते हैं। क्यों बीना बेटा, चलो हम उस पुल को पार करके मंदिर चलते हैं। इतना कहकर सुरेश, बीना और कौशल्या पुल को पार करने लगते हैं और पुल के बीच में पहुंचती ही कौशल्या बीना को पीछे कर देती है और सुरेश के आगे जाते ही वो बीना को पुल से धक्का दे देती है और बीना नदी में गिर जाती है। पिताजी, मुझे बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। अरे मेरी बच्ची, तू नदी में कैसे गिर गई? अरे कोई तो मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची नदी में डूब रही है। बीना, बीना बेटी।
और इस तरह बीना जैसे ही नदी में डूबने लगती है वैसे ही वो जलपरी आकर बीना को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे ले जाकर वापस नदी के किनारे खड़ा कर देती है। और कौशल्या और सुरेश जैसे ही उस नदी किनारे पहुंचती हैं, वैसे ही वो जलपरी कौशल्या को उसी नदी में खींच लेती है। अरे कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। सुरेश जी मुझे बचाइए, मुझे जलपरी ने नदी में धक्का दे दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा नहीं बल्कि बीना का बिगाड़ा है, उसे पुल से धक्का देकर। और मुझे सब कुछ पता है कि तुम किस तरह बीना के साथ सौतेला व्यवहार करती हो, उस पर अत्याचार करती हो और उसे भूखे रखती हो। इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जलपरी जी मेरी माँ को माफ कर दीजिए और उन्हें बचा लीजिए, क्योंकि मैं फिर से अपनी माँ को खोना नहीं चाहती। कौशल्या, तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी के साथ ऐसा करोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे जिस बच्ची के साथ तुमने इतना बुरा व्यवहार किया, आज वही बच्ची तुम्हारी जान बचा रही है। अरे अब तो शर्म करो और डूब मरो इसी नदी में। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। बीना बेटी तुम भी मुझे माफ कर दो। देख लिया कौशल्या, इंसान हमेशा अपनी नफरत में इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि उसको सही और गलत का अंदाजा ही नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी से नफरत मत करो और सभी के साथ प्यार से व्यवहार करो। इसलिए आज सिर्फ बीना के कहने पर ही मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और बीना अब मैं चलती हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तुम यहाँ आ सकती हो। इतना कहकर जलपरी नदी के अंदर चली जाती है और बीना, सुरेश और कौशल्या वापस अपने घर आ जाते हैं। और सुरेश बीना के कहने पर कौशल्या को माफ कर देता है और उस दिन के बाद से कौशल्या नाइस ब्रो।